रिड्यूस्ड मास वाला, है कि नहीं। ये रिड्यूस्ड मास क्या चक्कर है देखो, सबसे ज्यादा काम आता है एसटीएम के ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें अपने पास दो ब्लॉक्स हो। ये M1 ब्लॉक है अपने पास, और ये दूसरा यहाँ पर M2 ब्लॉक है, ठीक है। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K है अपने पास। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो वी कैन एज्यूम कि यहाँ पर इसको हम इक्विवेलेंट बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या चीज चल रही है देखो, दो मासेस है और एक स्प्रिंग है। तो रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि बस एक ही मास होना चाहिए और एक ही स्प्रिंग होना चाहिए, क्योंकि उसका आंसर हमें याद रहता है जनरली। अगर एक मास हो और एक ही स्प्रिंग हो तो टाइम पीरियड क्या आता है एसटीएम का, याद है किसी को? 2 पाई अंडर रूट m/k, है कि नहीं। वो कब होता है, लेकिन एक ही मास होना चाहिए और एक ही स्प्रिंग होनी चाहिए। यहाँ वो लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो क्या करें, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे सिंगल मास सिस्टम में। उसके लिए फॉर्मूला लगता है आपका रिड्यूस मास का, जिसके अनुसार आपको स्प्रिंग एक ही लगानी है। तो एक वॉल भी लगा दो यहाँ पे ऐसे। तो स्प्रिंग अगर एक ही लगेगी ऐसे, तो सिंगल मास जो लगेगा उसका नाम होता है रेड्यूस मास, उसको म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? और ये जो स्प्रिंग है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी के, बस मास की जगह म्यू आ जाएगा। म्यू का अर्थ क्या है, रेड्यूस मास है। उसको कैसे लिखा जाएगा, म्यू इज इक्वल टू आस्ते M1 M2 अपॉन M1 + M2। ये कैसा है, ये किस तरह का फॉर्मूला है, कहाँ देखा है ऐसा? पैरेलल रेजिस्टेंस हटा देगा, R1 R2 अपॉन R1 + R2, वैसे ही तो है पैरेलल मासेस जैसा। M1 M2 अपॉन M1 + M2, समझ में आया? तो ये पहला एप्लीकेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई इस सिस्टम का टाइम पीरियड कितना है, इस सिस्टम का क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसा होता है, जैसे कि इस सिस्टम को अगर हमने ऐसे दबा दिया और छोड़ दिया तो ये ऐसे ऐसे करेगा ना। तो टाइम पीरियड पूछ रहा है एसटीएम का। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला इस सिस्टम का निकालना मतलब इसका निकालना ना। और इसका फॉर्मूला कितना सिंपल है बताओ, √μ/k, है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन रिड्यूस मास से कितना सिंपल हो गया देखो। पहले क्वेश्चन में हमने टाइम पीरियड निकाला, क्या निकाला। अब और कुछ भी निकाल सकते हैं, पहले आप ये लिख लो, इससे और कुछ भी निकाला जा सकता है। गर्मी हो रही है। लिख लिया। अब एक सिंगल स्प्रिंग और मास सिस्टम का हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। उसके साथ और क्या करते हैं याद करो, जब उसको v स्पीड से फेंका जाता है तो मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन हम निकालते थे, है कि नहीं। तो उसको कैसे निकालेंगे सोचो। तो ये क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, ये एक कैटेगरी हो गया जिसमें रिड्यूस मास का जो है उपयोग करके हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। सेकंड कैटेगरी में फिर से अपने पास दो ब्लॉक सिस्टम होगा जिसको हमें कन्वर्ट करना है बाद में। तो दो ब्लॉक सिस्टम पहले बना लेता हूं, देखो ये M1 है, ये स्प्रिंग है, और ये M2 है। दो ब्लॉक सिस्टम दिखते ही अपने को रिड्यूस मास की याद आ जानी चाहिए, ये के कांस्टेंट है। अब इसमें क्या पूछा है, टाइम पीरियड वगैरह टाइम पास नहीं पूछा। इसमें बोला है उन्होंने कि फेंक दिया, दोनों मासेस की स्पीड दे दी। ये स्पीड v1 है और ये स्पीड क्या है, v2 है। तो ये कैसे चलेगा सोचो, इसका इमेजिन करो कैसा मोशन होगा इसका। दोनों आगे भी चल रहे हैं और स्प्रिंग भी है, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे ना, है कि नहीं। बड़ा अजीब मोशन होने वाला है इसका। तो इसमें आपको पूछेंगे कि व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, या व्हाट इज द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग क्या करने वाली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कंप्रेस होगी आगे चलते चलते और फिर एक्सपांड, फिर कंप्रेस फिर एक्सपांड, ऐसे होगा ना। तो उसमें अपने को एक्स मैक्स पूछते हैं। एक्स मैक्स मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन, जो सेम ही आने वाला है। एक्स मैक्स अपने को पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाए, है कि नहीं। तो ऐसे में फिर से रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लगाना है। लेकिन रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट में क्या बोला जाता है, दो ब्लॉक सिस्टम को हम लोग क्या बनाते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं ना। तो एक ब्लॉक कौन बनेगा, वो म्यू बनेगा, अरे है कि नहीं। और इसके पास एक स्प्रिंग भी लग जाती है, वाली स्प्रिंग लग गई देखो। उसके बाद इसकी स्पीड भी तो लिखनी पड़ेगी। अब इसकी स्पीड क्या लिखे, ये तो हमें पता ही नहीं किसी ने। रिड्यूस मासेस का तो रिड्यूस करके म्यू लिख दिया, स्पीड का रिड्यूस करके क्या लिखे, दोनों स्पीड v1 v2 को क्या लिखे यहाँ पे। तो यहाँ पे आता है रिलेटिव स्पीड, क्या आता है, इसका रिलेटिव कितना आएगा, v1 + v2 की v1 - v2। जर दोघांची डायरेक्शन सेम असेल तर रिलेटिव्ह काय असते, v1 - v2। आणि दोनोंची डायरेक्शन उलटी असेल तर v1 + v2, आठवते ना। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लिखनी है, मतलब अपने को समझना है इसको v1 - v2 ऐसे। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी बता देगा। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा मैक्सिमम एक्स निकालने के लिए, सिंपली आप क्या लिखोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू हाफ म्यू, ये v1 - v2 का होल स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर कर दिया। मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी किसमें चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो गई, पोटेंशियल में ना, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक इस क्वेश्चन से आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन ही चेंज कर दो, इसको हटाओ या लेके आओ। समझ गए सब लोग। हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ मास की जगह म्यू और वेलोसिटी की जगह रिलेटिव वेलोसिटी, ऐसे रिड्यूस करना है क्वेश्चन को। तो बड़े काम का टेक्निक है, इसको याद रखना।
इसमें एक नोट बस याद करना कि अगर दोनों वेलोसिटीज उल्टी है, मतलब एक उजवी कड़ एक डावी कड़, तो रिलेटिव में क्या आएगा, वो ब्रैकेट में v1 प्लस v2 आएगा, ठीक है। रिलेटिव याद रखो तुम, तो रिलेटिव का मतलब तुम समझते हो। अगर दोनों एक दिशा में है तो v1 माइनस v2, और अगर दोनों अपोजिट दिशा में है तो v1 प्लस v2। और साइन का कोई लफड़ा नहीं, क्योंकि उस ब्रैकेट का स्क्वायर होने वाला है। एक और चीज याद करो, इलास्टिक कोलिजन में अगर दोनों मासेस इक्वल हैं तो क्या होता है, याद है किसी को? इलास्टिक कोलिजन है, दोनों मासेस अगर इक्वल है तो क्या होता है, किसी को याद है कोई स्पेसिफिक केस? हाँ, किसी को याद नहीं है? वेलोसिटी इंटरचेंज होती है, एक्सचेंज, है ना। एज इट इज वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटीज क्या होती है, एक्सचेंज होती है। ये हमें याद होना चाहिए। इसका फायदा उठा के ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है आप करो, अभी जो सिखाया उसके ऊपर थोड़ा सा बेस्ड है। देखो क्वेश्चन क्या है। देखो क्या है अपने पास, एक ब्लॉक जो है मूव कर रहा है, मूव करके वो क्या करेगा, जाके ठोकेगा उस सिस्टम को। सिस्टम बेचारा चुपचाप बैठा है, बट कोलिजन के बाद कुछ तो होगा, क्या होगा आप समझते हो अभी? समझते हो क्या? क्या होगा कोलिजन के बाद? वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी ना। उसके बाद फिर क्या होगा, वो जो आगे वाला सिस्टम है दोनों डबल मास वाला, वो फिर से ऐसे ऐसे करते हुए आगे बढ़ेगा ना धक्का लगने के बाद। तो उसमें क्या पूछा है, एक्स मैक्स करना है। करो, अभी सिखाया है। बस एक स्टेप आपको खुद से उठाना है, बाकी मैं सिखा चुका हूं कि कोलिजन के बाद डायग्राम कैसी बनेगी। उसके बाद आप अगला आपको आता है। E इज इक्वल टू वन मतलब इलास्टिक कोलिजन है, और दोनों मासेस सेम है देखो, तो उनकी जो है वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। तो जो आगे का डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, सोचो। आफ्टर कोलिजन का डायग्राम है आपका, इसके पास स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकंड, और पहला वाला ब्लॉक रुक गया। इतना तो समझ में आता है सबको। अब इसका क्या करना है यार, इसका तो अभी सिखाया मैंने, बस इसका करना ही क्या है, रिड्यूस मास निकालो पहले तो। हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ म्यू, म्यू कितनी अलग रहे, 2/3 एम ना, म्हणजे 4 केलं का तुम्ही? एम ची व्हॅल्यू ठेवून 4 आला बघा। हाफ इंटू एम लिहिलं म्यूच्या ठिकाणी, व्ही स्क्वेअर म्हणजे फक्त 2चा स्क्वेअर, कारण एकच स्पीड आहे, रिलेटिव्ह घ्यायची गरज नाही, ह्याची 0 है ना। तो डायरेक्ट 2चा स्क्वेअर किती, 4 झालं ना। तो यहां से देखो क्या कट रहा है, ये तो कट गया सब कुछ। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ रही है 8, है ना। एक्स की वैल्यू आ गई 2√2। समझ गए? कितना सिंपल है देखो, अगर रेड्यूस मास का कॉन्सेप्ट पता है तो एक स्टेप कोलिजन का उठा के डायरेक्ट दूसरे स्टेप में आंसर आ जाता है। ठीक है ना। हो गया। तो ये फायदा है रिड्यूस मास का। ठीक है, तो रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। ये दो टाइप के क्वेश्चन जो है रिड्यूस मास से हैंडल हो सकते हैं, एक टाइम पीरियड वाला और एक ये डायरेक्ट एक्स निकालने वाला। ये हो गया। अब जो है क्या दिखा था और मैंने उसमें, और क्या है अपने इसमें, लेंसेस, हाँ लेंसेस इन कांटेक्ट, उसको भी लेते हैं हम लोग। तो लेंसेस इन कांटेक्ट मतलब सब लोगों ने देखा होगा बहुत बार कि अपने पास ऐसे कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है मान लो,
और उसके ही आगे जो है इस तरीके का एक, ये कौन सा है, ये कौन सा है बीच में पतला होता है वो, कॉनकेव लेंस है ना। ये तुम्हें पता नहीं है क्या? पहिला कोणता पिवळा कॉन्वेक्स आहे ना, जो मध्यभागी जाड असतो तो कॉन्वेक्स असतो, आणि जी मध्यभागी स्लिम असतो तो कोणता असतो, कॉनकेव लेन्स असतो, है की नहीं? तो ये सब है। अब इसमें एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है की दोघांची एक साइड कॉमन आहे बघा, ही साइड आणि ही साइड दोघं कॉमन आहेत ना, दोनों का रेडियस सेम होगा, मतलब क्लियर है? तो रेडियस देते वक्त ऐसे दिया जाएगा, इकडली रेडियस समजा 20 सेंटीमीटर आहे, इथली रेडियस आहे 10 सेंटीमीटर, आणि इकडली आहे 30 सेंटीमीटर। तो आप समझ जाओ, सगळ्यात लेफ्ट वाली जी पिवळी आहे ती किती आहे, 20 सेंटीमीटर, जी दोन कॉमन वाली आहे ती किती आहे, 10 सेंटीमीटर, सगळ्यात पलीकडची किती आहे, 30। डायग्राम बनाओ। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होता है, उसमें हमें क्या करना होता है, इक्विवेलेंट लेंस निकालना होता है, मतलब दो लेंस को हटा के उसकी जगह एक सिंगल लेंस लेके आना है, इफेक्टिव लेंस। इसका समेशन करके दोनों का मिलके क्या होगा, तो इसके लिए क्या करते थे, किसी को याद है क्या? एक फॉर्मूला भी था, कौन सा? जोर से बोलो। नहीं नहीं, वो तो लेंस फॉर्मूला था बेटा, वो नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो लेंस फॉर्मूला से तो फोकल लेंथ हम निकालेंगे इस येलो वाले की और व्हाइट वाले की, उसके बाद क्या करना है, किसी को याद है? पावर्स आर एडिटिव, मतलब क्या, दोनों की पावर निकालेंगे, P1 + P2 लेंगे, खत्म हो जाएगा खेल, अपने आप आ जाएगा आंसर, है कि नहीं? तो पावर का एक फॉर्मूला होता है, क्या पता होता है पावर फॉर्मूला? 1/f, बट 1/f का भी एक फॉर्मूला होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला। पावर म्हणजे 1/f ना, क्या होता है, μ - 1 आठवते का, 1/r1 - 1/r2। समझ में आया? तो इसकी पावर निकालेंगे येलो वाले की, व्हाइट वाले निकालेंगे, P1 + P2 करेंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल है। अब टास्क चालू होता है कि पावर कैसे निकालनी है, तो 1/1 करते हैं, आराम से करते हैं। तो पहले अपन देखेंगे इस येलो वाले को। तो ये जो येलो वाला है इसको मैं सेपरेट यहाँ पे बना लेता हूँ, सिर्फ इसी पे फोकस करो अभी के लिए। इसकी रेडियस कितनी है देखो, इसकी रेडियस एक कितनी है 20, और दूसरी कितनी है, ये कितना था, ये 10 है ना। अरे बोलो। अब इसमें R1 R2 कौन है, कैसे पता चलेगा? जिधर से रे, तो रे कहाँ, तो है नहीं यहाँ पे, रे खुद से लेके आओ, लेट अस से कि यहाँ से रे आ रही है ऐसे, मान लो ना खुद से, क्या दिक्कत है, ऐसे रे ला दी हमने। तो आप बताइए R1 कौन हो गया आपका 20, और R2 कौन हो गया 10। साइन कन्वेंशन के अनुसार एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह, कोणतं पॉझिटिव्ह कोणतं निगेटिव्ह? 20 पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह एवढं सांग मला फक्त, 20 पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे? 20 पॉजिटिव है निगेटिव? पॉजिटिव। इतना कॉन्फिडेंस, कैसे? हंसते? जल्दी से बताइए कैसे 20 पॉजिटिव, रूल्स याद है किसी को? क्या रूल्स है? डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन टू बी पॉजिटिव, याद है ना? डिस्टेंसेस सारे कहां से मेजर करते हैं, अपनी मर्जी से कहीं से भी चालू करते हैं ना, ऑप्टिक सेंटर से, कहां से? आप ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो हम ढूंढ रहे हैं ना, ये, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये ग्रीन वाला 20 वाला ढूंढ रहे हैं ना अपन, इसी पे फोकस करो बस। इसका सेंटर कहाँ है, उजवीकडे का डावीकडे? इसका सेंटर कहाँ है बेटा, इधर है ना, सी, है कि नहीं? तो इसकी रेडियस वेक्टर कैसे बनेगा, देखो चालू कहां से करना है, सब कुछ में चालू करते हैं ऑप्टिक सेंटर से ना, तो यहां से यहां जाएंगे ना अपन, मतलब उजवीकडे गेलो, इसीलिए पॉजिटिव है। समझ में आया? अगर हम इस दूसरे वाले की 10 की बात करें, 10 का सेंटर उस तरफ है, और चालू कहां से करना है, ऑप्टिक सेंटर से, तो ऐसे रह जाएगी, ऐसे ऐसे रेडियस जाएगी, तो इसलिए वो निगेटिव है। समझ में आया सबको? तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमने उठाया है, R1 की वैल्यू आपकी है 20, और R2 की वैल्यू है -10। समझ में आया? आप लगाओ फॉर्मूला, अब क्या ही बचा है। तो क्या बोलता है फॉर्मूला, पावर P1 बरोबर, पावर का फॉर्मूला है ना, μ - 1, म्यू कितनी है 2 है ना, तो 2 - 1 आ गया, इंटू 1/R1, 1/R1 कितनी है 1/20, माइनस 1/R2 विच इज 1/-10, ऐसे हो जाएगा वो। तो यहाँ पे आ जाएगा ये कितना हो जाएगा, 3/20, पहले की पावर आ चुकी है 3/20, सेंटीमीटर में मीटर में जो भी है। क्लियर हो गया सबको? 3/20, ये जो है पहले लेंस की पावर, व्हाइट वाले का तुम निकालो चलो, व्हाइट वाले की पावर तुम्हें निकालनी है, सिमिलर फॉर्मूला है, बस R1 R2 का साइन जरा ध्यान रखना, कौन प्लस कौन माइनस।
ये अपने पास व्हाइट वाला लेंस है, इसकी ये वाली रेडियस है 10 और दूसरी वाली रेडियस है 30। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि 10 आपका निगेटिव आएगा, तो इसलिए R1 आपका है -10 और आपका जो R2 है वो है +30। तो आप फॉर्मूला में पुट करो, P2 बरोबर 1/2 आलं पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये, 1/R1 इज किती, -1/10 -1/30। तो ये कितना आ रहा है, 4/30 आ रहा है ना, तो -2/30 आ रहा है, -1/15 आ गया। तो एक पावर आई 3/20, दूसरी आई -1/15। समझ में आया? तो आना ही चाहिए क्योंकि आपका जो पहला लेंस है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स है, तो उसकी पावर पॉजिटिव आनी चाहिए, तो पॉजिटिव आई है, सही है अपनी 3/20, और दूसरा कॉनकेव है उसकी नेगेटिव आई, बराबर देखो। क्लियर हो गया? अब जो है क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, ये तो छोटा क्वेश्चन था, इसके अभी बाद में चालू होगा खेल। दोनों लेंसेज को हमने क्या कर दिया, उनकी सेपरेट सेपरेट पावर निकाल ली। अब हमें पता है पावर सिंपली क्या होती है, डायरेक्ट ऐड होती है, ऐड। तो जो नेट पावर आएगी, नेट पावर इक्विवेलेंट लेंस की जो नेट पावर आएगी वो क्या आएगी, देखो 3/20 -1/15। तो इसके लिए हम लोग 60 का सहारा लेते हैं, इसको करेंगे अपन कितना, 3 पट कराने ला, 9/60 -4/60, 60 लेंगे ना कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/60 विच इज 1/12। तो पी नेट कितना आ गया, 1/12 आ गया। और पी नेट अगर 1/12 आ गया, मतलब एफ नेट कितना आया, फोकल लेंथ नेट, एफ इक्वेलेंट 12, 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई। और फोकल लेंथ क्योंकि पॉजिटिव आई है, मतलब इस सिस्टम का इक्वेलेंट एक कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है हमेशा। तो हो गया। अब कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है जानबूझ के कि आपके लिए जो है 3 लेंस लगा देते हैं वो लोग। तो 3 लेंस का आंसर कैसे आएगा, P1 + P2 + P3, सिंपल लगता है बट करना नहीं है। क्यों नहीं करना है, टाइम जाएगा ना। जब ये क्वेश्चन आएगा ना 3 लेंस वाला, बिल्कुल पक्का छोड़ देना उसको, क्योंकि ये पक्का क्वेश्चन जो है आपका टाइम ले जाएगा बहुत सारा। और अगर आपका ऐसा है कि 3 4 ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फिर कर लेना। अगर ऐसी स्थिति आ चुकी है कि 10 12 आते हैं, वैसे भी क्यों छोड़ेंगे, जो आता है चुपचाप करो, तो ही कर सकते हो। बट यू आर प्लानिंग कि आप लोग जो है पहले 20 क्वेश्चन अच्छे फास्ट में करना चाहते हो, तो ये लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। 3 लेंस वाला अगर आएगा तो उसको स्किप कर देना। और अगर ऐसा लगता है एंड में कि बहुत टाइम बचा है, कुछ आता ही नहीं वैसे भी, तब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कर सकते हो, बहुत टाइम बचा है तो कर सकते हो, बट जनरली इट इज मेंट टू बी लेफ्ट आउट व्हेन 3 लेंसेज आर गिवन। बहुत टाइम जाता है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा ऐसा ही, डायग्राम चेंज कर दूंगा लेकिन, और जेई में बहुत बार ऐसे डायग्राम चेंज करके क्वेश्चन आता है, तो सब लोग तैयार हो जाओ। ये एक लेंस है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, एक लेंस है, और इस लेंस के अंदर एक ग्रीन कलर का लिक्विड भरा गया है ऐसे, कटोरी जैसा लेंस है वो, कटोरी जैसा, और लिक्विड भरा गया है ऐसे। इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। और इसमें जो रेडियस गिवन है, इसमें कितनी रेडियस है, 1 2 3, 1 है 2 है 3 है, कितनी रेडियस है इसमें, जरा ध्यान से देखिए। अरे रे 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 रे, क्या होगा तुम लोग का, 3 रेडियस है कि 2 है, देखो 2 ही है ना बेटा, 3 कहाँ है, एक तो कॉमन है ना दोनों की। ये फक्त ही नहीं, दोनों कलर चेंज करता हूँ भाई, तुम्हें कलर के बिना समझ नहीं आता। एक लाल और एक नीली, संपला विषय है ना, दूसरा का है, दूसरा तो फ्लैट है ना, वरसे लगा रेडियस, है कि नहीं। अरे एक लाल एक नीला और तीसरा फ्लैट है ना पूर्ण। तो क्वेश्चन में कितनी रेडियस इन्वॉल्व है, 2 ही है। और मैं बोल रहा हूं कि ये लाल वाली जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर ले लो, और वो ब्लू वाली जो है उसको ले लो 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्लू वाली को 2 रेडियस मैंने दे दी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान से देखिए, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, और यहाँ का ग्रीन वाले का है 2, ऐसे है। इसमें आपको जो है क्या बोला गया है कि नीचे असली वाला लेंस रखा है, नीचे क्या रखा है, ब्लू वाला, वो असली वाला लेंस है। और उसके ऊपर पानी जमा हो गया, मान लो पानी है, ग्रीन वाला कुछ तो है, ग्रीन लिक्विड है कोई तो, ठीक है। तो वो जमा हो चुका है उसमें, ऐसे आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे एक लेंस है कि 2 है, क्वेश्चन में लिखा होगा एक ही लेंस है, बट असली में 2 है। पानी का लेंस बन गया ना वो ग्रीन वाला, ग्रीन वाला पानी एक लेंस के शेप में आ चुका है ना, इट विल बिहेव लाइक अ लेंस ऑफ पानी। तो इसमें 2 लेंस है, कितने लेंस है, आपको इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, आपको निकालना है इक्विवेलेंट। अब मुझे पहले बताओ रेज कहाँ आएंगी, रेज माननी पड़ेगी ना पॉजिटिव नेगेटिवली, रेज कुठून कुठे येणार, वरून खाली, हा अशी, हा उसके बाद तुम कॅल्क्युलेशन करू। दोन्ही लेन्सला पहिलं तर सेपरेट ड्रॉ करा आणि त्याला आरामात कॅल्क्युलेशन करा।
जो फ्लैट सरफेस है रेडियस कितनी खींची? इनफाइनाइट। जो सरफेस फ्लैट है उसकी रेडियस इनफाइनाइट आती है। 1/40 आ लगा P1। सिंपल था ये तो, P1 1/40 आ गया है। P2 करो अभी। P2 के दोनों रेडियस निगेटिव आएंगे, ध्यान रखना। कितना आ रहा है ये? 1/80। तो हो गया मेरे ख्याल से। तो पी नेट जो आएगा वो आएगा 3/80। तो इसलिए जो एफ इक्वेलेंट आएगा 80/3 आएगा। हो गया खत्म। सिंपल था ये तो। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जेई मेन में इस तरह पे इस पे कैसा क्वेश्चन आया था, और 2 बार आया था। है कि नहीं, 3 साल में 2 बार आया था। तो क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला था कि ये लेंस अरेंजमेंट रखा है और उसके नीचे जो एक ग्रे वाला लिखा है ना, ये मिरर है। ये क्या है? मिरर। और उन्होंने बोला कि यहाँ पे ऊपर कहीं तो एच हाइट पे, कितने हाइट पे? एच हाइट पे एक पिन रखी है। क्या रखी है? एक पिन है, पिन कोई ऑब्जेक्ट है बेसिकली। और इस पिन की इमेज पिन पे ही बन रही है। पिन की इमेज पिन पे ही बन रही है। तो एच बताओ। क्या बताओ? अब इस क्वेश्चन को कैसे रिड्यूस करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो गंदा वाला पार्ट निकाल दो क्वेश्चन का। ये जो दो दो लेंस लगा रखे हैं उसकी जगह एक ही लेंस लगेगा जिसकी इक्विवेलेंट लेंथ ये होगी 80/3। मतलब क्वेश्चन पहले तो चेंज करना है। पहले क्या करना है? क्वेश्चन चेंज करने के बाद यहाँ पे एक सिंगल इक्विवेलेंट लेंस आएगा अपना। लेंस। हाँ, ये ऐसे होता है लेंस। है कि नहीं? ये इक्विवेलेंट वाला आ गया लेंस। तो ये पूछ रहा है कि उसके ऊपर कहाँ पे जो है पिन रखी जाए ताकि वो इमेज उसी पे बने, और नीचे प्लेन मिरर है। तो सबसे सिंपल बात है, अगर ये लेंस के फोकस पे रखेंगे, लेंस के कहाँ रखेंगे, तो जो निकलने वाली रेज हैं ऐसा निकलेंगी। है कि नहीं? बट क्योंकि फोकस में तो बाद में पैरेलल हो जाएंगी। बाद में क्या हो जाएंगी? और पैरेलल जब निकलेगी तो प्लेन मिरर पे कैसे टकराएगी? 90 डिग्री पे वापस आ जाएगी। वापस रिवर्स पिन पे ही। समझ में आया क्या? दिस इज द फायदा। मतलब ये लेंस इस तरह से रखा है कि लेंस के बाहर, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो लेंस है ऐसे, लेंस पे इधर से पिन से, ये पिन है यहाँ पे, ठीक है ना? यहां से जितनी भी रेज आ रही हैं वो सारी रेज अगर मेरी निकलने के बाद पैरेलल बाहर निकलती है। कैसे बाहर निकलती है? पैरेलल। ये कब पॉसिबल है? जब ये क्या लेंथ हो? फोकल लेंथ हो ना, तभी पॉसिबल है ना। फोकल लेंथ पे रखोगे तो पैरेलल आएगी ना। अरे बोलो। तब क्या होगा? नीचे तो प्लेन मिरर वेट कर रहा है, तो मिरर एज इट इज वापस भेज देगा। तभी ऐसा हो सकता है। मतलब एच इज इक्वल टू एफ। तो तुमने जो एफ निकाला वही तुम्हारा आंसर है। यही एच है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था? एफ इक्वेलेंट निकालना था बस। क्या निकालना था? बस एफ इक्वेलेंट। वही तुम्हारा एच का आंसर आ जाएगा। और 2 बार आ चुका है एग्जाम। और क्यों आ चुका है बताता हूँ। क्योंकि ये जो है आपके फिजिक्स में जो 20 एक्सपेरिमेंट लिस्टेड है एनसीईआरटी में, जो मतलब स्कूल्स में कराए जाने चाहिए, जो कोई नहीं कराता, तो वो उसमें ये वाला पिन एक्सपेरिमेंट होता है। दिस इज द मेथड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। ऐसे होता है। ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है? और जो हमने देखा अभी कैसे निकालना है, 2 सेपरेट सेपरेट लेंस बना के निकालना है, P1 P2 करके। ठीक है। तो ये एक फायदा हो गया। और क्या था? हाँ, ईएम वेव ना। ईएम वेव का जो है, ईएम वेव पूरा चैप्टर में सही बताऊं तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो। ईएम वेव लिखा था क्या इसमें मैसेज में? ईएम वेव में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है जो इंपॉर्टेंट है और बाकी मतलब ज्यादा वेटेज है। सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो ईएम वेव। उसमें आपको बेसिक आना चाहिए वो वेव उजवीकडे चालली का डावीकडे चालली कसं करणार ते. क्रॉस प्रोडक्ट माहिती का तुम्हाला? सी इज इक्वल टू व्ही क्रॉस बी का ई क्रॉस बी काय असते ते माहिती का? तो बेसिक ईएम वेव पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और छोटा चैप्टर है। तो ईएम वेव को तो मैं तो बोलूंगा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, पूरा चैप्टर ही पढ़ डालो, छोटा सा एक तो। और कंपलसरी क्वेश्चन आता है, मतलब श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ईएम वेव से क्वेश्चन ना आए ऐसे हो ही नहीं सकता। इसलिए पूरा चैप्टर करने में ही भलाई है। ठीक है, ईएम वेव का तो। और क्या था? हाँ?
बर्नौली थ्योरम, हाँ बर्नौली का हम कर सकते हैं। बर्नौली में एक वैरायटी है जैसे कि जिसी पे क्वेश्चन आता रहता है बार बार, आपने पीओक्यू में देखा भी होगा। तो पहले बर्नौली को रिवाइज करते हैं। बर्नौली थ्योरम क्या बोलता है, क्या कांस्टेंट होता है? पी प्लस एच रो जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहता है का अर्थ क्या है? इसका मतलब बहते पानी में कोई भी दो पॉइंट पकड़ने हैं। पहला स्टेप क्या है? बहते पानी में क्या करने हैं? कोई भी दो पॉइंट पकड़ने हैं, उन दो पॉइंट पे ये क्वेश्चन लिखना है। पहले पॉइंट पे P1 H1 रो वन सगले चली, और दूसरे में भी लिखना है, और दोनों को इक्वल कर देना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ बर्नौली थ्योरम। ये P क्या है? प्रेशर एट द पॉइंट। H मतलब हाइट ऑफ द पॉइंट, जमीन से कितना ऊपर है। और V मतलब वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट दैट पॉइंट। है कि नहीं? अब इसका एप्लीकेशन कैसे करना है सब लोग ध्यान से देखो। एक बकेट है यहाँ पे, और बकेट को एक पर्टिकुलर जगह पे हम लोग होल करने वाले छोटा सा। इसका जो है एरिया ए है, और ये जो एरिया है यहाँ पे बकेट के सिर का, ये बहुत बड़ा एरिया है ऑब्वियसली। ये एरिया आपका कैपिटल ए विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन होल का एरिया। होल छोटा सा है, बेसिकली मुद्दा ये है, होल छोटा सा है। ठीक है। और इसमें पूरा कट टू कट पानी भरा हुआ है कैपिटल एच हाइट तक। बट स्मॉल एच हाइट पे हमने क्या कर दिया है? होल कर दिया है कि नहीं? होल करते ही बताइए क्या होगा? होल करते ही पानी बाहर निकलेगा, है कि नहीं? पानी बाहर निकलेगा तो कैसे दिखेगा? देखो मान लो पानी ग्रे कलर का ऐसे, तो पानी का जब धार बाहर निकलेगा ऐसे, यहाँ गिरेगा ऐसे, ऐसे गिरेगा। तो इसकी स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, कितने लोगों को याद है? इसको इफ्लक्स वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। कितना होता है, किसी को याद है? बर्नौली से आता है वो, पूरा बर्नौली लगाने की जरूरत नहीं है, बट याद रखेंगे तो अच्छा है। √2GH होता है। √2GH। एच म्हणजे काय? व्यवस्थित एच म्हणजे काय? डायग्राम मध्ये एच ची व्हॅल्यू सांगा। कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। होल का आपको डेप्थ निकालना है सरफेस से, है की नाही? सरफेस पासून होलची डेप्थ काढायची असते। तो सरफेस इथे आहे आपला, तिथून होल पर्यंत ही डेप्थ काढायची, आणि डायग्राम मध्ये आपण बघू शकतो किती आहे, एच माइनस एच। तो ये वेलोसिटी का आंसर क्या आएगा? √2G H - H। समझ में आया? ये हो गया, है कि नहीं? तो ये बर्नौली थ्योरम से आता है, बट आपको डायरेक्ट याद है तो बर्नौली की जरूरत ही नहीं, जनरेट खत्म है। ये आ गया, है कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स आ गया। इसके कारण होगा क्या सोचो। जब भी पाइप से पानी आगे जाता है, तो पाइप पे पीछे एक फोर्स लगता है। इसका फॉर्मूला भी होता है, एनएलएम में पढ़ाते हैं। पाइप आहे ना, पाइप असा पाइपातून पाणी बाहेर येईल असं, तो आपने देखा होगा पाइप नाचते बघा असा आप वापस, क्योंकि उसमें फोर्स लगता है ना। तो जब भी पानी आगे जाता है तो फोर्स पीछे लगता है। वो कितना होता है फोर्स, किसी को याद है? हाँ, रो A इंटू, नहीं नहीं जी कहां से आ गया, रो A V²। फोर्स की व्हॅल्यू होती है रो A V², याद रखना सब लोग। पाईपातून पाणी पुढे चाललंय ना, तर फोर्स लागल मागन, त्याला थ्रस्ट फोर्स म्हणतात। काय म्हणतात? थ्रस्ट फोर्स। माग पुढे पाणी चाललंय म्हणून माग फोर्स लागतो, आणि त्याची व्हॅल्यू लक्षात ठेवा सगळ्यांनी। त्याची व्हॅल्यू असते रो A V², वेर V इज दिस वन, ये V अपना, ठीक है। रो A V², ए म्हणजे काय? एरिया ऑफ द होल, ये इसका एरिया है ना होल का, ये स्मॉल ए, ये है आपका ए। ठीक है, रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो रो A V², इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। ये पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, समझ में आया? अब प्रॉब्लम ये है कि पीछे की तरफ अगर फोर्स लगेगा तो कंटेनर पीछे जाएगा, लेकिन जा नहीं पाएगा क्योंकि फ्रिक्शन भी है। ये क्वेश्चन आ चुका है जेई में, फ्रिक्शन भी है। मतलब ये फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन ना। रो A V² और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? μmg। यहां से क्वेश्चन आया था बेसिकली। तो इतना सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अपने को, बस इतना याद होना चाहिए था, क्वेश्चन बाकी सिंपल था। कि जब जो है आगे की तरफ पानी निकलेगा तो उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? √2G × H म्हणजे काय, त्याचा कॉन्सेप्ट काय? डेप्थ फ्रॉम द, सॉरी डेप्थ ऑफ द होल, है ना? डेप्थ तो सरफेस से ही लेते हैं, है कि नहीं? तो डेप्थ ऑफ द होल, सरफेस से डेप्थ एच माइनस लेनी है अपने को, √2G × डेप्थ ऐसे मारना है, ठीक है। और एक बार वेलोसिटी आ गई तो रो A V² का फोर्स बैक साइड में लगेगा। ये दो कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। बहुत ज्यादा चांस है इसमें क्वेश्चन आएगा आपका। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, वही बताऊंगा मैं आपको, किसी को याद होगा तो, रेंज वाला। जोर से बोलो। हाँ बरोबर। पाईप म्हणजे काय? पाईप म्हणजे बेसिकली होल आहे, त्यातून पाणी बाहेर निघतं ना, तिचं ना तिथे बी। ये क्या है? √2GH। ये बेटा कहाँ से फॉर्मूला निकाला? गलत फॉर्मूला ये।
कहाँ से निकाला तुमने? कट करो उसको, वो सही लिखो। ऐसा फॉर्मूला होता ही नहीं है कोई। अरे बेटा वो क्या पता है किया उन्होंने? अरे वी स्क्वेअर ची व्हॅल्यू टाकली त्यात. रो ए वी स्क्वेअर आहे ना. वी स्क्वेअर ची व्हॅल्यू टाक ना, काय येईल बघ ना मग. मग तू एच मायनस सांगितलं होतं का? ठीक है, वी स्क्वेअर की वैल्यू डालोगे तो वही आएगा जो तुमने लिखा है. ठीक है. हो गया क्या? अच्छा, इसकी रेंज निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है. ये जो रेंज मतलब ये जो पानी बाहर गिर रहा है वो कितना दूर गिरेगा, ये जो रेंज होती है रेंज, इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल आ जाएगा, 2D मोशन से आ जाएगा. आप याद करो, जो पानी बाहर निकलना है उसकी स्पीड कैसी है, हॉरिजॉन्टल है ना. मतलब वर्टिकल में कोई स्पीड नहीं है. मतलब वर्टिकल में फ्री फॉल होगा. वर्टिकल में ग्रेविटी के साथ क्या होगा, फ्री फॉल. और अगर वर्टिकल में फ्री फॉल होगा तो नीचे गिरने का टाइम कितना है? अंडर रूट 2 जी एच. लास्ट वाट पाहिजे अंडर रूट 2 टाइम असते का, स्पीड असती. अंडर रूट 2 एच बाय जी असते, है कि नहीं. तो वर्टिकली नीचे गिरने का टाइम है अंडर रूट 2 इंटू ये वाली हाइट ना. नीचे गिरना है मतलब अंडर रूट 2 एच बाई जी, ये टाइम आ गया, ये क्या आ गया. और हॉरिजॉन्टल स्पीड रहती है कांस्टेंट, तो इंटू ये वी करेंगे तो अपना रेंज आ जाएगा. क्लियर है सबको? ये वैल्यू आपकी रेंज की है, समझ में आया? ये रेंज आएगा ऐसे. बस इतना याद रखो कि होल से जो पानी आता है वो फ्री फॉल करता है, तो तुरंत आप बोल सकते हो उसको नीचे गिरने में टाइम कितना लगेगा, अंडर रूट 2 एच बाई जी. और स्पीड उसकी वी है, तो स्पीड इंटू टाइम गिव्स यू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच इज इंडीड द रेंज. तो वो जो रेंज है उसको मैक्सिमम करने का भी एक तरीका होता है, पता है किसी को? रेंज मैक्सिमम कब आती है, कितनी आती है? H/2 नहीं. हाँ बरोबर है, H/2. देखो रेंज मैक्सिमम कब आती है, जब होल मिड पॉइंट पे हो, इतना याद रखो बस. रेंज मैक्सिमम कब आती है, जब होल कहाँ हो, मिड पॉइंट पे. मतलब वो स्मॉल एच इज इक्वल टू H/2 हो जाएगा. स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल H/2 हो जाएगा मिड पॉइंट पे. तो ये नोट भी आप कर सकते हो कि रेंज मैक्सिमम तेव्हा असते जेव्हा होल आपण मध्यभागी करतो. बर्नौली में और क्या होता है जो इंपॉर्टेंट है? हम्म. बर्नौली का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, और ये भी आ चुका है एग्जाम में. मेरे को पीवाई को याद आ गया. ये हो गया सबका, लिखिए. अब इस तरह का दिखने वाला लेकिन अलग थोड़ा कॉन्सेप्ट, सब लोग ध्यान से देखिए. अपने पास फिर से एक बकेट है, बकेट में पानी भरा हुआ है, लेकिन इस बार ऊपर पिस्टन है. ये ढक्कन है कोई तो ऐसे. और ये जो ढक्कन है इसका हमें जो है इन्होंने वेट दिया इसका. इसका मास दिया है m. मतलब ये ढक्कन रुकेगा नहीं, सिर्फ दबाएगा पानी को नीचे. इसका मास जितना ज्यादा होगा उतना पानी दबेगा नीचे, है कि नहीं. और अब जो है यहाँ पे होल मार दिया है. यहाँ पे अब होल मार दिया इन्होंने. तो होल से पानी बाहर तो आएगा, ये बात तो बिल्कुल तय है. लेकिन इस बार स्पीड थोड़ी अलग आएगी, जो नॉर्मली आती है वो नहीं आएगी. तो ये स्पीड अपने को निकालनी है, ठीक है. वी स्पीड निकालनी है. और ये जो डेप्थ है इसकी वो डायरेक्ट ही अपने को गिवन है. ये डेप्थ जो है होल की वो h है. इसका एरिया स्मॉल ए है, और यहाँ का एरिया कैपिटल ए है. अब इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो. इसमें आप कोई फॉर्मुला नहीं लगाना है जो हमने देखा था, क्योंकि हमने जो फॉर्मुला लगाया था लास्ट क्वेश्चन में उसमें बकेट ओपन थी. बकेट ओपन थी मतलब वर एटमोस्फियर होतं. वर काय होतं, उघडी बकेट होती अशी. इस बार अलग बकेट है, इसको दबाया जा रहा है, प्रेसिंग बकेट है ऐसे एक प्रकार से. समझ में आया सबको? ऐसे भी हो सकता है कि इसके ऊपर से फोर्स भी लगा दे ऐसे एफ, और कॉम्प्लिकेट कर दे. तो उतना नहीं जा रहा मैं डीप में उसमें. यहाँ पे सिंपल लिखो कि एम है उसका मास, वो पिस्टन जो है लेड है ऊपर, उसका मास एम है. तो इस क्वेश्चन में क्या फर्क है कि ये एम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगा. लास्ट क्वेश्चन में जो प्रेशर था उससे क्वेश्चन ज्यादा इसमें, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है और एमजी भी है ना. अरे यार बोलो. तो ज्यादा तेजी से पानी बाहर आएगा लास्ट क्वेश्चन से. मतलब वी की वैल्यू अंडर रूट 2 जी एच से ज्यादा आएगी अब इस बार. कितनी आएगी? तो कैसे करें देखो ध्यान से.
तो पहले इमेजिन करो पानी का फ्लो, ये ऐसे नीचे आ रहा है और ये इधर इधर जा रहा है। समझ में आया? अब हम क्या बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा एरिया है आपका, इसलिए इसकी वेलोसिटी प्रैक्टिकली जो होती है वो जीरो होती है। इसकी वेलोसिटी प्रैक्टिकली क्या होती है? जीरो, मतलब बहुत धीरे से नीचे आता है वो। ऐसे बोलते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया ना आगे का, है कि नहीं? तो इसलिए इसकी वेलोसिटी प्रैक्टिकली हम जीरो लेंगे, पहली बात तो। यहाँ प्रेशर कितना होगा? ये जो लेवल है ये लाल वाला, जस्ट लेड के नीचे यहाँ प्रेशर होगा पी नॉट प्लस, सब लोग ध्यान सुनना, एम जी बाई ए। ये समझ में आया क्या? पी नॉट होता ही है एटमॉस्फेयर का, और उस पिस्टन का फोर्स एम जी था और एरिया ए, तो प्रेशर कितना हो गया? एम जी बाई। समझ में आया सबको? यहाँ का प्रेशर आ गया। अब यहाँ पे प्रेशर कितना है? क्योंकि हम लोग, मैंने क्या बोला, बर्नौली कभी भी अप्लाई करना है तो पॉइंट चूज करो, किन दो पॉइंट के बीच में बर्नौली अप्लाई कर रहे हो। तो मैं कर रहा हूं यहाँ का पानी जस्ट पिस्टन के नीचे वाला, और जस्ट बाहर निकला हुआ, इन दोनों में मैं क्या लगा रहा हूँ? बर्नौली थ्योरम लगा रहा हूँ। तो जस्ट बाहर निकला हुआ पानी एटमॉस्फेयर में आ चुका है, तो यहाँ का प्रेशर आपका होगा सिर्फ पी नॉट। यहाँ का प्रेशर क्या होगा? सिर्फ, क्योंकि उसको फिर एटमॉस्फेयर में आ गया ना वो पूरा, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर दबाएगा और कोई नहीं दबाएगा उसको, बाहर आ गया पानी वो। क्लियर है सबको? तो यहां पे बर्नौली लगाता हूं मैं। बर्नौली क्या बोलता है, सब लोग याद करो, P1 प्लस H1 रो जी प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू P2 प्लस H2 रो जी प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यहां तक क्लैरिटी है सबको? अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। V1 जीरो है, इसलिए ये टर्म गई। क्यों गई? V1 जीरो है ना, बहुत छोटा V1 निग्लिजिबल है, वो पानी बहुत स्लो आ रहा है ऊपर से नीचे, उसकी वेलोसिटी नहीं कंसीडर करनी है, तो वो टर्म तो गई। अच्छा, P1 कितना है? P1 कितना है बेटा? P1 को लिख रहा हूं फिर से मैं, पी नॉट प्लस एम जी बाय काय लिहिलं मी? P1 लिहिलं बघा, प्लस पुढे काय लिहिता येईल? H1 रो जी, काय लिहायचंय आता? एच हाईट लिहिण्यासाठी रेफरन्स घ्यावा लागतो, हाईट लिहिण्यासाठी काय घ्यावा लागतो? हाईट लिहिण्यासाठी रेफरन्स घ्यावा लागतो, है ना? तर रेफरन्स आपल्या मनाने आपण कुठे घेऊ शकतो, तर मी रेफरन्स घेतो इथं, या ठिकाणी रेफरन्स घेतो मी, है की नहीं? म्हणजे ह्या पॉइंटची हाईट झिरो झाली, आणि ह्या पॉइंटची हाईट किती झाली? एच। इसीलिए जो है मेरा यहाँ पे एच आएगा, एच ही आएगा, H1 की वैल्यू एच आएगी। समझ में आया सबको? तो यहाँ पे आएगा एच रो जी, क्या आएगा? एच रो जी, और ये टर्म तो गई थी ना, इक्वल टू P2 की वैल्यू बताइए, फक्त पी नॉट प्लस, पुढे काय लिहायचं आपल्याला? H2 रो जी, ही कटलं बघा, ती बॉटम लाईन ना, आणि हे काढायचे आपल्याला, है ना? तो प्लस हाफ रो V स्क्वायर। समझ में आया? ये पी नॉट भी गया देखो, अरे पी नॉट गया ना। तो क्या बचा? ध्यान से देखिए, एम जी बाय ए प्लस एच रो जी इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर। तो टू टाइम्स, बेसिकली टू बाय रो इंटू, ये दिखाना, ये सब एम जी बाय ए प्लस एच रो जी इज इक्वल टू V स्क्वायर। तो यहां से V की वैल्यू आएगी, यहां से V की वैल्यू आएगी। मतलब अगर आप ध्यान से देखो ना, तो अगर आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये टर्म वही बनेगी अंडर रूट टू जी एच, बस ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई एक्स्ट्रा प्रेशर की। ये जीरो होता तो फिर से वही आंसर आता पहला वाला। तो ये आंसर इस बार आएगा। समझ गए? लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आ चुका एग्जाम में। तो आपकी इच्छा है, अगर आप एज इट इज याद रखना चाहते हो तो एज इट इज याद रखो, या तो मैंने देखो कैसे आपको दो पॉइंट लेके बर्नौली लिखना सिखाया। सबसे पहला स्टेप है बर्नौली लिखने के लिए कि दो पॉइंट चूज करो बहते पानी में। हमने सबसे ऊपर वाला एक पॉइंट लिया और जस्ट बाहर निकलने के बाद पानी का पॉइंट लिया, इन दोनों में हमने बर्नौली लगाया है। समझ गए बर्नौली लगाने का तरीका क्या है? ये फायदा है बर्नौली सीखने का। और क्या बोलते हैं, और क्या लिखा है हमने उसमें?
बर्नौली के बाद क्या था? इतना ही था ना? ठीक है, और आपको कुछ चाहिए क्या? और रिवीजन किस चीज का, आप बताओ, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है या बस करें? हम्म? बोलो बोलो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो बोलो, वरना हो गया फिर बस करते हैं। ठीक है, किसी को कोई पर्टिकुलर टॉपिक पूछना है तो स्टाफ रूम में आ सकता है, मैं आधा घंटा हूँ अभी स्टाफ रूम में, बाकी क्लास यहाँ पे खत्म होती है।